हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार्थिस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाली सीरीज में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को जीएस सेट 1 से पढ़ाया, जीएस सेट 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा। यहाँ पर मैंने कहा था यदि हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं और यदि रिविजन इन क्लासों का नहीं किया जाएगा तो शायद ये क्लासेस कारगर साबित नहीं होगी रेलवे एग्जाम के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 100 रैपिड क्वेश्चन। इस सभी 100 सवालों में आप पिछली 8 क्लासों का पूरा सारांश देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। और आप सभी को ये सवाल नोट कर लेना है और देखिएगा आज की क्लास का पहला ये 100 रैपिड क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोगों को केवल इनका जवाब देना है मुझे, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, जो पहला सवाल हम लोगों को आज की क्लास का दे के रखा है, ये निम्नलिखित में से कौन ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। चार ऑप्शन मैंने इस वाली क्लास में नहीं रखे। आप लोगों को केवल ये बताना है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक कहा जाता है। यानी हो सकता है कि आप तीनों ही त्रिमूर्ति के यहां पे जवाब देते। देखिएगा, त्रिमूर्ति तो याद रखिएगा त्यागराज जी, त्यागराज, और त्यागराज की बात में यहां पर श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री, और श्यामा शास्त्री के बाद यहां पर आप लोगों को याद रखना है मुथुस्वामी, मुथुस्वामी दीक्षितार। क्या नाम याद रखना है? मुथुस्वामी दीक्षितार। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है? ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया था कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा गया। कर्नाटक संगीत का यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि जनक कहा जाता है तो याद रखना पड़ेगा आप सभी को कि पुरंदर स्वामी। कहा किनको जाता है दोस्तों? पुरंदर दास स्वामी जी को यहां पर कहा जाता है। आप लोगों से केवल ये प्रश्न पूछ लेगा कि ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से कौन फेमस है, तो दोस्तों आप लोगों को नाम याद रखने का फर्स्ट ऑफ आप लोगों को नाम याद रखना है यहां पर त्यागराज, सेकंड पर आप लोगों को नाम याद रखना है श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री के बाद आप लोगों को नाम याद रखना है मुथुस्वामी दीक्षितार। तो इन तीनों को कर्नाटक की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों को जो सेकंड प्रश्न हम लोगों को यहां पर देके रखा है, गणित की एक फेमस एक हमें ये पुस्तक देखने को मिलती है, इसका नाम है लीलावती। तो आप लोगों से दोस्तों ये पूछा है कि लीलावती के लेखक यहां पर कौन है। ऑप्शन तो नहीं यहां पर दिया, आप लोगों को डायरेक्ट ये बताना है कि लीलावती नामक एक प्रसिद्ध यह बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय जी के द्वारा यह बुक यहां पर लिखी जाती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इससे बाद वाला प्रश्न हम लोगों को देके रखा है जॉर्ज लेमेत्रे से संबंधित है। यानी आप लोगों को यह बताना है कि यूनिवर्स के संदर्भ में, ब्रह्मांड के संदर्भ में ये जो जॉर्ज लेमेत्रे थ्योरी दिया था, ये सबसे पहले किस पर यह पूरी तरह आधारित थी। तो आप लोगों को याद रखना है जॉर्ज लेमेत्रे थ्योरी हमें बिग बैंग थ्योरी संबंधित, कौन सी? बिग बैंग थ्योरी से यह मुख्यतः संबंधित होती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों से यह सवाल पूछ लेगा कि बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो जवाब होगा जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी को हम लोगों को यहां पर दिया था। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यूनिवर्स के बारे में आप लोगों को यह भी याद होना चाहिएगा। एक और यहां पर कॉन्सेप्ट है, एक और थ्योरी यहां पे निकल कर आती है। एक वैज्ञानिक हुआ करता था हमन बॉडी। कौन हुआ? हमन बॉडी यहां पर हुआ, और एक व्यक्ति और हुआ करता था, मुझे डेटलीज याद नहीं आ रहा है। तो हमन बॉडी जो वैज्ञानिक हुआ करता था, इसने कहा था कि ब्रह्मांड का ना तो जन्म हुआ, ब्रह्मांड का न तो जन्म हुआ और नहीं ब्रह्मांड का क्या होगा दोस्तों, नहीं ब्रह्मांड का अंत होता हुआ हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। देखो, हमन बॉडी और थॉमस गोल्ड, याद आया? हमन बॉडी और थॉमस गोल्ड, ये दो वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर एक थ्योरी दिया था। इन दोनों का वैसा मानना था कि जिस ब्रह्मांड के बारे में हम लोग आज सोच रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड का ना तो जन्म हुआ है और इस ब्रह्मांड का नहीं कभी अंत होगा। तो ये जो थ्योरी दिया था, यह हमन बॉडी और थॉमस गोल्ड दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, लेकिन आगे चलकर यह थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई।
हम लोगों को ये देखने को मिलता है। इसके बाद वाला जो सवाल हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, कौन सा उपन्यास या आपके अंतरराष्ट्रीय बुकर ये पुरस्कारों के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी का यहां पर उपन्यास बना। आप लोगों को याद होना चाहिए, तो आप लोग याद करेंगे टॉम ऑफ सेंड। कौन बना है? टॉम ऑफ सेंड यहां पर बना है, आप लोगों को याद होना है, जिसे हम लोगों ने रेत समाधि कहा। क्या कहा जाता है इसे? रेत समाधि कहा जाता है। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। ये सवाल नंबर 4 था हमारे पास में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से ये सवाल पूछा है कि हाल ही में फीफा द्वारा पुरुष वर्ग में सबसे श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? यानी 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का अवार्ड पुरुष वर्ग में किस व्यक्ति को यहां पर दिया गया? तो आप लोगों को दोस्तों याद होना चाहिएगा कि लियोन मेसी को यहां पर दिया गया है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अब मेरा आप लोगों से ये दोस्तों यहां पर ये सवाल है कि महिला वर्ग में किसे दिया गया है? पुरुष वर्ग तो हम लोगों ने देख लिया, महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड किस महिला को यहां पर दिया गया? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। ठीक है, चलिएगा 5 सवाल हमारे हो गए, 100 तक हम लोगों को पहुंचना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जो प्रश्न दे के रखा है, शायद यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी मुझे दिख रहे हैं। हाल ही में फीफा द्वारा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का अवार्ड किसे दिया? अभी हम लोगों ने देखा ये जो मिला था ये लियोन मेसी को यहाँ पर मिला था। आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर देख रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस, हम लोगों से सवाल पूछा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है 5 दिसंबर। कब को याद रखना है? 5 दिसंबर को हर वर्ष, यहाँ पर मैं लिख देता हूं 5 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार, 10 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर क्या सेलिब्रेट करते हैं? आप लोगों को याद होना चाहिए 10 ये दिसंबर के अंतर्गत, तो यहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर के दिन हम लोग आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार हम लोग दिवस यहां पर आप लोगों का सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर के दिन हम लोग राष्ट्रीय सुशासन दिवस यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा, इसके बाद वाला हम लोगों को सवाल देके रखा है, निम्न में से किस समूह के ग्रहों के चारों तरफ हम लोगों को वलय देखने को मिलते हैं? यानी चारों तरफ हम लोगों को रिंग देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन से हमें प्रमुख रूप से हमारे सौरमंडल में ग्रह देखने को मिलते हैं? देखिएगा कौन कौन से ग्रह देखने को मिलेंगे। देखिएगा, एक तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब जवाब होगा बृहस्पति देखने को मिलेगा, जिसके चारों तरफ हमें रिंग देखने को मिलते हैं। एक शनि ग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक आपका अरुण ग्रह। कौन से अरुण ग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा? ये 3 वैसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ हम लोगों को वलय यानी रिंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये भी याद होना चाहिएगा कि हमारे सौरमंडल में एक तो आप लोगों का शुक्र, कौन सा? शुक्र व अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह अपवाद है। ये दोनों ग्रह पूर्व से सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, ये वाला याद होना चाहिएगा। और एक आप लोगों का मून भी है, और ये मून हम लोगों को शनि का देखने को मिलेगा। आप लोगों का एक हमें उपग्रह देखने को मिलता है जिसका नाम है फोबे। तो यह हमें शनि ग्रह का आप लोगों का एक उपग्रह देखने को मिला है जिसका नाम है फोबे। तो फोबे भी क्या करता है? ये फोबे भी पूर्व से पश्चिम की तरफ ये शनि ग्रह के चारों तरफ मुंह होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर यहाँ पर दोस्तों जो शुद्ध ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में देखने को मिलते हैं? तो ये शुद्ध ग्रह हमें मंगल, कहां पर? मंगल व हम लोगों को बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के बीच में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, और वहीं पर हम लोगों जब बात होती है, वो देखो यदि सवाल ये तो सबको आता होगा ना कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 8 ही हम लोगों को ग्रह ये देखने को मिलती है। ये 9 से 8 कब हुए? तो 2006 में प्राग ये गणराज्य में एक बैठक होती है,
यहाँ पर हम लोगों ने यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला, तो वर्तमान में यम हम लोगों को एक प्रकार का बोना ग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यम की बात होगी यहाँ पर, यानी आप लोगों का प्लूटो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक आप लोगों का सोफिया, कौन सा हो गया, सोफिया। सोफिया के बाद एक होफिया, कौन सा, होफिया। और यहाँ पर मेकमेक, कौन सा, मेकमेक। ये हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों के बोने ग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये सभी बोने ग्रह कौन से बेल्ट में स्थित होते हैं, तो ये सभी जो बोने ग्रह हमें क्यूपर बेल्ट, कौन सा, क्यूपर बेल्ट में हम लोगों को स्थित यहाँ पर होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो हम लोगों को सौरमंडल देखने को मिलेगा, मान लीजिएगा दोस्तों ये हमारा सूर्य है और हमें दंत में हमें यहाँ पर हमारा ये हम लोगों को हमारा सूर्य देखने को मिलेगा। और जो हमारा यहाँ पर 8वां ग्रह देखने को मिलेगा जिसका नाम है वरुण। इसी वरुण ग्रह के बाद हमें एक बेल्ट देखने को मिलता है इस ग्रह, और इसी बेल्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्यूपर बेल्ट। कौन सा बेल्ट बोलेंगे, रिवीजन के तौर पर आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं सभी को यहाँ पर इसी क्लास में पढ़ा चुका हूं। ये क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगा, ये सभी बोने ग्रह इसी क्यूपर बेल्ट में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और हमारे सौरमंडल का अंतिम परत हमें कौन सी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है ओरल क्लाउड। क्या देखने को मिलेगा, ओरल क्लाउड हम लोगों को देखने को मिला। यह जो आप लोगों का ओरल क्लाउड देखने को मिलेगा, यह हमें हमारे सौरमंडल की अंतिम परत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कहा जाता है कि इसी ओरल या फिर और यही क्लाउड बेल्ट के बाद हमारा सौरमंडल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बढ़ेंगे। हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है धौली गंगा व आपके अलकनंदा का कौन सा प्रयाग बनाती है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये जो धौली गंगा और आपके अलकनंदा जो है ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और आपके अलकनंदा प्लस आपकी नंदाकिनी जो होती दोस्तों ये नंद प्रयाग बनाती है। कौन सा प्रयाग, यह नंद प्रयाग बनाती है। फिर आपकी अलकनंदा और प्लस आपकी पिंडर नदी, कौन सी नदी दोस्तों, ये यहाँ पर पिंडर नदी है। तो ये आपके अलकनंदा और आपकी पिंडर नदी मिलकर कौन सा यहाँ पर प्रयाग बनाती है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा यह यहाँ पर आप लोगों का कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है, कर्ण प्रयाग बनाती है। और इसी के साथ आप लोगों को याद रखना है, देखो मैं यहाँ शॉर्ट पर रिवीजन के बेसिस में क्लास ले रहा हूं, और आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों की मंदाकिनी प्लस आप लोगों की या आपके अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर देवप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है, देवप्रयाग यहाँ पर बनाती है। मैं कहां पे लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ये हमारी मंदाकिनी रिवर है, ठीक है। सॉरी ये हमारी यहाँ पर माफी चाहूंगा, ये मंदाकिनी रिवर नहीं है। हम लोगों को एक मिनट यहां से भी हटाते हैं इसको, हो जा भाई, चलो हो गया। देखो देखो हमारी एक तो हमारी भागीरथी रिवर, कौन सी रिवर, भागीरथी रिवर, और हमारी आपकी अलकनंदा रिवर, कौन सी रिवर, अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलकर हमारा देवप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है, देवप्रयाग बनाती है। सारे प्रयाग आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और फिर इसके साथ में मंदाकिनी, कौन सी रिवर, आपकी मंदाकिनी प्लस आपके अलकनंदा जो रिवर है, ये दोनों मिलकर हमारे पास में रुद्रप्रयाग बनाती है। तो हमें वर्तमान में 5 प्रयाग हम लोगों को उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा इसी के साथ हम लोगों को क्या 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 देखने को मिलेगा, किस राज्य ने 2024 में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे यहाँ पर अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो बनाया है ये गुजरात राज्य ने बनाया। किस राज्य ने, गुजरात राज्य ने हाल ही में बनाया। आप लोगों को याद होना चाहिएगा सिडबी बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए सिडबी बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहां पर, लखनऊ। कहां पर स्थित होता हुआ देखने को मिलेगा, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1990 में हमें सिडबी बैंक की यहाँ पर हमें स्थापना देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तमिलनाडु राज्य में बंगाली खाड़ी के निकट आपका स्थित पंपुहार है समुद्र तट या आपके उत्सव के लिए फेमस है। यानी आप लोगों से ये सवाल पूछा है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में ये तमिलनाडु में पंपुहार क्षेत्र है, ये किस यहाँ पर फेस्टिवल के लिए यहाँ पर बेसिकली फेमस है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह चैत्रा पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा,
चैत्रा पूर्णिमा के लिए अपने आप में ये फेमस है, आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों जो तमिलनाडु में हम लोगों को एक थाईपुसम फेस्टिवल देखने को मिलता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। थाईपुसम के बाद हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों का पोंगल कौन सा देखने को मिलेगा, हमें पोंगल मुख्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों एक आप लोगों का चित्रादी, तो यह हमें प्रमुख रूप से फेस्टिवल भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये मुझे जवाब देना है कि तमिलनाडु का वो कौन सा त्योहार है जो हम लोगों को दोस्तों 12 वर्षों में एक बार देखने को मिलेगा। कौन सा, यह तमिलनाडु का एकमात्र वो कौन सा त्योहार है जो हम लोगों को 12 वर्षों में एक बार यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि सर्वाधिक रूप से हमें बेल के चित्रांगन, किस चीज के, बेल के चित्रांगन हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद होना चाहिएगा। हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या नाम देखने को मिलते हैं। एक तो इसका नाम देखने को मिलेगा हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता, एक नगरी सभ्यता और एक सरस्वती सभ्यता। यदि पूछा जाए कि सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता के टोटल नाम कितने देखने को मिलते हैं, तो यह 5 नाम देखने को मिलते हैं। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सरस्वती सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता, इसे नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। ये 5 नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। लेकिन अगर ये सवाल पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता, यानी सबसे पहला स्तर पाकिस्तान में हड़प्पा ही खोजा गया था, इसीलिए इसी सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तविक नाम क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए हड़प्पा जो सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जो जिले में स्थित है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो जवाब होगा फिर हमारे राखीगढ़ी, जो हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। और उसी राखीगढ़ी से 2 चांदी के मुकुट हम लोगों को प्राप्त होते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को जो भारत में हमें स्थित जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो देखने को मिलता है, केवल भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत में हमें धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोगों को देखने को मिलता है। एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में याद होना चाहिए। मैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पूरी विस्तार पूर्वक पढ़नी है, तो आप गूगल या यूट्यूब पे डायल करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बाय रवि सर या पार्थ एकेडमी देवास लिख देना, आप लोगों को मेरी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। मैंने पूरा विस्तार पूर्वक सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को पढ़ाया है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन की पुण्य भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। यानी सवाल ये पूछा है कि हिंदू धर्म में कितने हमें पुरुषार्थ यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें धर्म, अर्थ, एक मोक्ष और एक काम, कौन सा देखने को मिलेगा, काम। तो यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ हमें देखने को मिलेंगे, तो जवाब होगा धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। ये 4 पुरुषार्थ हमें वर्तमान में हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हमें दे के रखा है कि बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है, तो ये दोनों शब्दों का संबंध बिल्कुल शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से, यह दोनों ही यहाँ पर संबंधित है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा, देखो बुल का मतलब क्या होता है, जब कोई ट्रेडर होता है, जब वो ट्रेड यानी उस ट्रेडर के द्वारा जब ट्रेड किया जाता है, यदि कोई वस्तु है तो यदि उसके रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यदि किसी वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं तब उस व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जाएगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर हम लोग बुल नाम देंगे। यानी उस वस्तु के घटते हुए मूल्य पर जब व्यापार किया जाता है तो उसे बियर कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के बढ़ते वक्त, यानी उसका रेट जब बढ़ रहा है, तो यदि उस व्यापारी के द्वारा जब ट्रेड किया जाएगा तो उसे हम लोग बुल बोलेंगे। लेकिन जब उस वस्तु का जब चीज का भाव कम हो रहा है, यदि उसके द्वारा तब व्यापार किया जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बियर यहाँ पर बोलते हैं। ये दोनों ही शब्द किससे संबंधित है, ये दोनों ही
हमें यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित होते हुए देखने को मिलते हैं। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा देखने को मिलेगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में कौन से स्थान पर हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि G7 2024 की बैठक है ये आपके इटली शहर में यहाँ पर आयोजित की जाती है। आप लोगों को याद रखना है। आपके इटली के बारे में ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या याद सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है। यह आपका इटली में विश्व में सबसे ज्यादा जैतून व अंगूर का उत्पादन होता है। जैतून व आप लोगों के अंगूर का यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ पर आपके इटली के लिपारी द्वीप समूह पर, यानी आपका इटली का जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है वहां पर हम लोगों को लिपारी द्वीप समूह देखने को मिलेगा, जिस पर हमें आप लोगों का एक ज्वालामुखी जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बुली, कौन सा, स्ट्रॉन्ग बुली ज्वालामुखी हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिला। सवाल नंबर 15 तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में आपके इनमें से कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों के ये गठन सीमाओं में फेरबदल आपके संबंधित है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए आर्टिकल 3 में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी वर्तमान में जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसी मूल संविधान में हमारे पास कितने आर्टिकल देखने को मिले, 395 हमें जो आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अब यदि इन 395 आर्टिकल में यदि हम लोग जितने भी ये आपके संशोधन हम लोगों को देखने को मिले, यदि उन संशोधनों को भी जोड़ दिया जाए या सब आर्टिकल जोड़ दिए जाए तो वर्तमान में हमें 444 से ज्यादा आर्टिकल देखने को मिलते हैं। यदि आप लोगों से ये भी आर्टिकल पूछ लिया जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल सबसे बड़ा आर्टिकल हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो फिर जवाब होगा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 पूरे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है उसमें, आप सभी जानते हैं उसमें हमारे राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखे हैं। ठीक है, वो आर्टिकल भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है। चलिएगा इसके साथ क्या देखने को मिलेगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति से संबंधित है तो वो आप लोगों का जो आर्टिकल 155 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रपति शपथ कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर लिया जाता है, तो आर्टिकल 159 से संबंधित राज्यपाल के शपथ से, और राज्यपाल को समाधान की शक्ति तो आर्टिकल 169 में राज्यपाल को समाधान की शक्ति यहाँ पर प्राप्त है। आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से यहाँ पे देखो, राज्यपाल एक राज्य से अधिक यानी 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसे कौन सा संविधान ऐसा संशोधन हमारे भारतीय संविधान में किया था, तो याद होना चाहिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 में ऐसा प्रावधान हो गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखना है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को यहाँ पर क्या जो देखने को मिलेगा, भारत के में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप सभी जानते हैं श्वेत, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को क्या कहा जाता है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल जो पूछ लेगा कि भूरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हीरालाल चौधरी को यहाँ पर कहा जाता है। सवाल पूछ लेगा पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा सेम पित्रोदा। किसको कहा जाता है, सेम यहाँ पर पित्रोदा को कहा जाता है। यदि दोस्तों सवाल ये पूछ लेगा कि लाल क्रांति का जनक के नाम से कौन व्यक्ति फेमस हुआ, जवाब पूछ लेगा कि लाल क्रांति, मैं रिवीजन के तौर पर आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वरना ये मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लाल क्रांति के नाम से कौन फेमस है, तो जो याद रखना है विशाल तिवारी। कौन फेमस हुए, विशाल तिवारी सर यहाँ पर फेमस हुए हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके साथ भारत में हरित क्रांति के जनक तो सबको याद है कि स्वामीनाथन साहब यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन भारत में दूसरी हरित क्रांति किस वर्ष मानी जाती है, तो भारत में आप लोगों के 1990 और 92 के बीच की ये जो घटना है इसे द्वितीय हरित क्रांति का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती, किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई। उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1970 में
यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉन्ग को, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, उन्हें 1970 में क्या मिला था, यहाँ पर भारत रत्न मिला था। और हाल ही में 2024 में आप सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया गया है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, यानी जो वर्तमान में थार का मरुस्थल हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा उसे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो याद होना चाहिए इसे चेलिस्तान। किस क्या कहा जाता है, इसे चेलिस्तान कहा जाता है। और दुनिया का हमें 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा थार का मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ये आप लोगों का, ये आपके एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सा, गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी का। और चीन में कौन सा फेमस आप लोगों को डेजर्ट देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा तकला माकन का। कौन सा मरुस्थल, तकला माकन का मरुस्थल हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा हम लोगों को चीन में देखने को मिलेगा। सवाल पूछा है कि यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी का स्थान किस शासक से है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कालसी का स्थान किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक से सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी स्थान, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो यहाँ पे जो समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, सम्राट अशोक जब मगध के सिंहासन पर बैठ गए थे तो उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 5 प्रांतों में यहाँ पर बांट दिया गया था। कौन कौन से वो प्रांत देखने को मिलेंगे, एक तो हमें आप लोगों का उत्तरापद, कौन सा, हमें उत्तरापद देखने को मिलेगा। एक हमें यहाँ पर दक्षिणापद, कौन सा देखने को मिलेगा, हमें दक्षिणापद देखने को मिलेगा। एक हमें हमारा यहाँ पर आप लोगों का, या आप लोगों का हमें अवंती देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद चौथा हम लोगों को यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, एक हमें जो देखने को मिलेगा, एक हमें प्राच्य, कौन सा देखने को मिलेगा, प्राच्य। इसी प्राच्य कैपिटल हम लोगों को पाटलिपुत्र देखने को मिली। कौन सी किस जो राजधानी क्या देखने को मिली, पाटलिपुत्र। या आपके अवंती की राजधानी हमें आपकी उज्जैनी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप लोगों को दक्षिणापद की कैपिटल क्या देखने को मिली थी, जवाब होगा सुवर्णगिरी। कौन सी गिरी, सुवर्णगिरी हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर आपकी उत्तरापद की कैपिटल हम लोगों को तक्षशिला, यानी सम्राट अशोक ने समयकाल में पूरे साम्राज्य को 5 भागों में यहाँ पर बांट दिया था। फिर इसके बाद में हम लोगों को एक तोसली यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमें आपके उड़ीसा में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सम्राट अशोक के द्वारा अपने पूरे प्रांत को यहाँ पर 5 भागों में बांट दिया गया था, और इनकी कैपिटल भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिए जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में शून्य काल किस देश की देन है। तो ये शून्य काल किस देश की देन माना जाता है, आप सभी जानते हैं। चलिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाते हैं। यूएसए मान लीजिएगा, ब्रिटेन मान लीजिएगा, या फिर आप लोग रूस मान लो, या फिर आप लोगों का आयरलैंड मान लो। कौन से देश के संविधान से हम लोगों ने शून्य काल का प्रावधान लिया है। तो यदि आप लोगों को ये 4 ऑप्शन मिले और आपकी परीक्षा में ऑप्शन नंबर ई देखने को मिलेगा, यानी इन चारों में से कोई नहीं, तो वही आप लोगों के सवाल का राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जवाब याद होना चाहिए, यह मुख्यतः भारत की ही देन मानी जाती है। और भारत में 1962 से शून्यकाल की प्रथा भारत में ही क्या होती है, प्रारंभ होती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिएगा, इसके बाद वाला प्रश्न क्या देखने को मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की समिति के द्वारा दी गई है। तो एस के झा, किसके द्वारा, एस के झा समिति के द्वारा इसकी अवधारणा भारत में यहाँ पर दी जाती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप कब जीता था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए हॉकी में भारत ने अपना विश्व कप सबसे पहले 1975 में यहाँ पर जीता, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर यह भी याद होना चाहिए कि आपके ओलंपिक खेलों में भारत ने कब कब गोल्ड मिला, आपके ओलंपिक खेलों में भारत ने कब कब अपना स्वर्ण पदक यहाँ पर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए भारत ने 1928 में, और 1920 के बाद में 1932 के बाद 1936, और 1936 के बाद 40, और आपके 44 में तो ये आपके ओलंपिक खेल नहीं हुए थे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण।
इसके बाद 1948 में, 1952 में और 1956 में। ये जो कितने टाइम हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद 1964 में और आपके 1900 या आपके 80 में, यानी मॉस्को ओलंपिक में भारत जो रूस में हुआ था, इस वाले ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार अपना गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि आपके ओलंपिक खेलों में भारत अभी तक 8 बार यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोगों को देके रखा है क्वेश्चन नंबर 24, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया। तो ये आप सभी जानते हैं कि 1872 में लॉर्ड नॉर्थबुक एक गवर्नर हुआ, नॉर्थबुक के द्वारा यह नेटिव मैरिज एक्ट यहाँ पर पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है क्वेश्चन नंबर 25, क्या देके रखा है कि नवंबर 2022 विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया। तो याद होना चाहिएगा ऋतुराज अवस्थी। किसको दिया गया, ऋतुराज यहाँ पर अवस्थी सर को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ यदि आप लोगों को सवाल पूछ लिया क्या आपके 21वें विधि आयोग के रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को चुने गए हैं। तो जस्टिस यहाँ पर बलवीर सिंह चौहान, जस्टिस बलवीर सिंह चौहान सर को यहाँ पर क्या किया, या आपके 21 विधि आयोग के रूप में चुना गया था। लेकिन सवाल पूछेगा 22वें, तो जवाब होगा ऋतुराज या आपके अवस्थी साहब को यहाँ पर चुना गया। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 1835 में जब विधि आयोग जब भारत में पहली बार बना था, उस समय लॉर्ड मेकाले हुआ करता था, यही मेकाले भारत में पहला विधि आयोग बना था। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा इसी के साथ जो बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, लारियस वर्ल्ड आपका स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किसे किया गया। आप सभी जानते हैं कि लियोन मेसी को, किसको, लियोन मेसी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखो ये दोनों ही शायद इस बार मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, 2 से 3 प्रश्न हम लोगों को रिपीट देखने को मिले। ये सेम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 भी। और क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखने को मिलेगा, निम्नलिखित भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला संगीतकार कौन थे। तो ये संगीतकार हमें एस.एम. सुब्बुलक्ष्मी मैम, हमें सुब्बुलक्ष्मी मैम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भारत की पहली ऐसी महिला संगीतकार है जिन्हें पहली बार संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, इन्हें 1954 में यहाँ पर पद्म भूषण, कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। इन्हें 1975 में इन्हें पद्म विभूषण, कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण यहाँ पर परास ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है कि 1998 में इन्हें कौन सा यहाँ पर, एक मिनट, कौन सा पुरस्कार इन्हें यहाँ पर दिया गया। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन्हें 1998 में ही सबसे पहले भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था। इसके साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने में 29 और ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखे गए। बंबई क्रॉनिकल या आपके अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो फिरोज शाह मेहता, किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इस पुरस्कार की इस अखबार की यहाँ पर शुरुआत की गई। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो ये आपके अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर लिखा गया था। आप लोगों को याद होना चाहिए उस समय काल में जब फिरोज शाह मेहता ने आपका बंबई क्रॉनिकल यहाँ पर अखबार छापा था, उस समय इन्हें हमें वहां पर महाराष्ट्र का शेर कहा जाता, क्या कहा जाता था, महाराष्ट्र का शेर यहाँ पर कहा जाता था। अब मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाइयों, सभी से आप लोगों से एक प्रश्न है। आप लोगों को याद ये बताना है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से कौन फेमस हुए, आप लोगों को ये मुझे जवाब देना है। जिस प्रकार से भारत में
जो बंगाल का सुकरात, बंगाल का जो सुकरात कहा जाता है, बंगाल का जो सुकरात कहा जाता है वो डेराजियो को यहाँ पर कहा जाता है। तो आप लोगों को मुझे जवाब देना है कि महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से कौन से महापुरुष यहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब देना है। चलिएगा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष यहाँ पर पूरा हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि इसका निर्माण 1656 में यहाँ पर हम लोगों को पूरा होता यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिएगा जामा मस्जिद देखिएगा, एक हमें संभल, कहाँ की, संभल की जामा मस्जिद देखने को मिली जिसका जो निर्माण बाबर के द्वारा किया गया, आप लोगों को याद होना चाहिए। एक आपकी दिल्ली की जामा मस्जिद देखने को मिली जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। एक हम लोगों को यहाँ पर लाहौर में एक जामा मस्जिद देखने को मिली जिसका निर्माण जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा किया गया। एक हमें जौनपुर में भी जामा मस्जिद देखने को मिली, कहां पर, हमें जौनपुर में एक जामा मस्जिद देखने को मिली जिसका निर्माण ये किसके द्वारा किया गया, जवाब होगा हुसैन शाह, यह नाम याद रखिएगा, हुसैन शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया। फिर इसके बाद आपके आगरा में एक जामा मस्जिद, आगरा में, या आपके आगरा शहर में हमें एक जामा मस्जिद देखने को मिली जिसका निर्माण ये किसके द्वारा किया गया, तो जवाब होगा जहां आरा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये सभी आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, भोपा, कौन सा, भोपा, चांग और थिंडर, भोपा, चांग और थिंडर किस राज्य के लोकगीत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये तीनों हमें वर्तमान में राजस्थान के यहाँ पर लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वर्ष 2024 में आपके 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप सभी को याद होना चाहिएगा कि भारत में यहाँ पर संस्कृत भाषा के लिए स्वामी राम भद्राचार्य जी को यहाँ पर दिया गया है। और आपके उर्दू के क्षेत्र में गुलजार साहब, किनको, गुलजार साहब को यहाँ पर दिया गया। इन्हें 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में किनका क्या कर दिया गया, विलय हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1993 में ही एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया देखने को मिले, कौन सी बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी न्यू बैंक ऑफ जो आपकी इंडिया हमें यहाँ पर एक जो बैंक देखने को मिलेगी, इसका विलय आप सभी जानते हैं कि इसका विलय आपकी पंजाब ये बैंक में किया गया था, नेशनल बैंक में यहाँ पर किया गया था। फिर इसके बाद में 2018 में हम लोगों को यहाँ पर, सॉरी 2018 में नहीं, 2008 में यहाँ पर एक बैंक जिसका नाम है बैंक ऑफ सौराष्ट्र, यानी बैंक ऑफ सौराष्ट्र बैंक हम लोगों को देखने को मिली। और इसी बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय यहाँ पर आपके एसबीआई बैंक में किया गया, यानी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया 2018 में। हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो 2018 में आपकी देना बैंक, कौन सी बैंक, एक आपकी देना बैंक आप लोगों को याद रखना है। और देना बैंक के साथ आप लोगों की एक विजया बैंक, कौन सी बैंक, एक विजया बैंक और एक आपकी देना बैंक। इन दोनों को आप सभी जानते हैं कि दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों का विलय यहाँ पर किया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी 2019 में आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा एक सिंडिकेट बैंक, कौन सी बैंक, एक सिंडिकेट बैंक है, इसका विलय आपकी केनरा बैंक में, कौन सी बैंक में, केनरा बैंक में यहाँ पर किया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से सवाल पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी थीम का नाम दिया गया था। और ये सवाल पूछा है 2020 में, आप सभी जानते हैं इसको नाम दिया गया था जैव विविधता। क्या नाम दिया गया, जैव विविधता, इसको यहाँ पर नाम दिया गया था। चलिए इसी के साथ दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, फिर मुझे लगता है यहाँ पर
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमें रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं कि चित्रकला की पट्ट चित्र शैली में निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। तो आप लोगों को सवाल पूछा है कि पट्ट चित्र कौन सा चित्र, पट्ट चित्र आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। तो ये पट्ट चित्र कहाँ के, आपके उड़ीसा की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपकी मडाना, कौन सी मडाना कहाँ की देखने को मिलेगी, आपकी राजस्थान की हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा आपकी अल्पना, कौन सी अल्पना कहाँ की देखने को मिलेगी, ये आपकी पश्चिम बंगाल की देखने को मिलेगी। आपकी एप्पन, कौन सी एप्पन कहाँ की देखने को मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी एप्पन हम लोगों को कहाँ की देखने को मिलेगी, आपके उत्तराखंड की हम लोगों को देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में फुलकारी, कौन सी फुलकारी, तो फुलकारी हम लोगों को कहाँ की देखने को मिलेगी, आपकी पंजाब की देखने को मिलेगी। और इसी के बाद में फिर चिकनकारी, कहाँ की चित्रकारी, चिकनकारी चित्रकारिता हमें कहाँ की देखने को मिलेगी, तो यह हमें यूपी की देखने को मिलती है। और इसके बाद में आप लोगों को दो और भी याद रखना है, इसका नाम है एक नोरता, कौन सा, एक नोरता व एक नोरते, नोरता व नोरते, ये दोनों हमें मध्य प्रदेश की देखने को यहाँ पर मिलती है। ये क्वेश्चन नंबर 36 और 37 बिल्कुल समान लिखे हमने, चलेगा। जन शिक्षा संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक कौशल विकास संस्थान, कौशल संस्थान जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा यहाँ पर संचालन किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के जो ये समारोह में यहाँ पर आप लोगों के कौन कौन मुख्य अतिथि थे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति, कहाँ के, ब्राजील के राष्ट्रपति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी को ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर मुझे बतलाना है। 2024 में हाल ही में कौन रहे थे, तो मैक्रोन, कौन रहे थे, मैक्रोन यहाँ पर है। और ये फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, उस समय किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि जब फर्स्ट भारत ने अपना गणतंत्र दिवस समारोह मनाया था, उस समय आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कहाँ के, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णा, सुकर्णा यहाँ पर आते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। चलिएगा, इसी के साथ क्या हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, बेरिंग जल डमरू ये जोड़ता है, यानी ये जो बेरिंग जल डमरू ये किसको आपस में जोड़ता है, आप लोगों से ये यहाँ पे सवाल पूछा है। देखिएगा आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो बेरिंग जल डमरू है ये आपस में किन किन को जोड़ता है। तो ये जो जोड़ेगा, ये किन किन को जोड़ेगा, देखो एक तो तरफ तो आप लोगों का हमें बेरिंग सागर, कौन सा सागर, एक तरफ तो हमें बेरिंग सागर देखने को मिलेगा, और एक तरफ आप लोगों का चुक्की सागर, कौन सा सागर, हमें चुक्की सागर यहाँ पर देखने को मिला। इन दोनों सागरों को आपस में बेरिंग जल संधि यहाँ पर जोड़ने का काम करती है, या फिर हम इसे बेरिंग जल डमरू भी हमें जो देखने को मिलेगा। कुछ विशेष प्रकार की जल संधियां भी आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे एक आपकी पनामा नहर, कौन सी नहर, एक आपकी पनामा नहर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और ये आपकी पनामा नहर कैरिबियन सागर, कौन सा सागर, एक कैरिबियन सागर, और एक आप लोगों का प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर, एक प्रशांत महासागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं। फिर इसके साथ में एक हमें आप लोगों का, फिर आप लोगों की सुएज नहर, ये पनामा नहर की स्थापना 1914 में हुई, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। फिर इसके बाद में सुएज नहर, सुएज नहर आपकी याद रखना है आपको भूमध्य सागर, कौन सा सागर, भूमध्य सागर और आपके लाल सागर को जोड़ने का काम करेगी, वो यहाँ पर सुएज नहर के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को याद रखिए। फिर इसके बाद में फाइबोसा हार्मूज जल संधि, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप जाके वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों को देख रहा है बेरिंग जल डमरू, तो ये जो जोड़ता है ये बेरिंग सागर और चुक्की सागर को हमें यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, या आपके अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा क्या देखे रखा है, और जो ये जो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, और आपकी पूर्वोत्तर भारत की हम लोगों से यहाँ पे पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि आपके पूर्वोत्तर भारत, कौन से भारत,
आपके पूर्वोत्तर भारत की आप लोगों को आपकी लोकटक झील, कौन सी झील, लोकटक झील, जो आपके मणिपुर में, कहां पर, मणिपुर में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और यही झील के अंदर यहाँ का संगाई, संगाई पशु भी देखने को मिलेगा, जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के कार्यों के लिए जाने जाते थे। तो गुप्त काल के लिए जो जो समय काल हम लोगों को देखने को मिला, उसमें कौन चिकित्सा के लिए यहाँ पर जाने जाते थे। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सुश्रुत, कौन सा, सुश्रुत यहाँ पर जाने जाते थे चिकित्सा कार्यों के लिए। और यही के अंतर्गत हम लोगों को नोट, यहाँ पर एक शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में हम लोगों को नवरत्न देखने को मिलेंगे। कौन कौन से नवरत्न हैं आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को याद होंगे। नवरत्न हम लोगों को धनवंतरी कौन देखने को मिलेंगे, धनवंतरी यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें अमर सिंह। धनवंतरी के बाद आपके अमर सिंह हम लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हरिसेना कौन देखने को मिलेंगे, हरिसेना। और हरिसेना के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को नाम याद रखना है कालिदास जी का। फिर इसके बाद में कदाप नका, कौन, कदाप नका। फिर इनके बाद में यहाँ पर सकू कौन देखने को मिले, सकू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सकू के बाद दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिएगा वेतल भट्ट कौन देखने को मिले, वेतल भट्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में वर रुचि, कौन से रुचि, वर रुचि देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में वराह मीर, कौन से मीर, वराह मीर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें इसी गुप्त काल में एक शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और यही चंद्रगुप्त जो द्वितीय को आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही परम भागवत कहा जाता है, इन्हें ही सकारी कहा जाता है, और यही भारत में सबसे फेमस विक्रमादित्य के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, और जो ये गुप्त काल में जो इनके ही दरबार में नवरत्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और गुप्त काल जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी गुप्त काल के अंतर्गत आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जो सोने के सिक्के होते थे उनको हम लोगों ने क्या कहा था, उसे हम लोगों ने दिनार कहा था। लेकिन जो चांदी के सिक्के होते थे, तो चांदी के सिक्कों को यहाँ पर रूपक कहा गया है। क्या कहा गया है, रूपक। ये भी आप लोगों को याद रखना है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था ययाति केसरी, किसके द्वारा दोस्तों, ययाति केसरी के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। आप लोगों को सवाल पूछा है ड्रीम्स फॉर माय फादर, ये किसकी पुस्तक देखने को मिलती है, ड्रीम्स माय फादर। तो आप सभी जानती हैं बराक ओबामा, किसकी पुस्तक है, बराक ओबामा की पुस्तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पुस्तक आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 5 सवाल और कर लिए जाएंगे तो शायद इस क्लास को आधी हम लोग पूरी कर लेके जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए, तो 2020 आप लोगों को याद होना चाहिए गुवाहाटी में हुए थे। 2021 के आपके पंचकुला, कहां पर देखने को मिले, पंचकुला में हम लोगों को देखने को मिले। 2022 में हम लोगों को मध्य प्रदेश में, कहां पर देखने को मिले, मध्य प्रदेश में देखने को मिले। और वहीं पर आप लोगों के राष्ट्रीय खेल, यानी आप सभी जानते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल आपके हाल ही में गोवा में हुए। फिर आपके 38वें राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड में होंगे, या आपके उत्तराखंड में। और आपके 39 वाले राष्ट्रीय खेल आपके मेघालय में इनका आयोजन होगा। कहां पर, मेघालय में इनका आयोजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय खेल आप लोगों को याद होना चाहिए। आपके 37वें नंबर के आपके गोवा, फिर आपके 38वें नंबर के फिर आपके उत्तराखंड, और आपके 39 वाले नंबर के मेघालय में यहाँ पर इन सभी का आयोजन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपके 37 नंबर के गोवा में जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य को दी गई, तो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र को, कौन से राज्य को, यहाँ पर महाराष्ट्र को दी जाती है। आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों में जिस राज्य के द्वारा सर्वाधिक मेडल प्राप्ति की जाएंगे उसी राज्य को राजा भलिंद्र सिंह यहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से सवाल क्या पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। आप सभी जानते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ आप लोगों का नेपाल के साथ आप लोगों को नाम याद रखना है भूटान के बाद आप लोग यहाँ पर जाओगे इसमें बांग्लादेश के पास में, क्योंकि बांग्लादेश भी इसके अंदर शामिल है।
बांग्लादेश के बाद आप सभी जानते हैं म्यांमार, और म्यांमार के बाद हमारा प्यारा भारत, और भारत के बाद यहाँ पर श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद यहाँ पर आप लोगों का थाईलैंड। ये वो जो कंट्री है जो बिम्स्टेक में यहाँ पर शामिल है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। ये आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सभी बिम्स्टेक के हमें मेंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 7 काउंट कर लीजिएगा, हो गए। हाँ, 7 हो गए। 7 ही मेंबर हम लोगों को इसमें बिम्स्टेक में देखने को मिलते हैं। देखिएगा, या आपके इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 द्वीप समूह है? दो दो आपके स्थलबद्ध है। तो आपके स्थलबद्ध देश क्या होते हैं? यानी आपके स्थलबद्ध देश वो देश होते हैं जिनकी सीमा न तो आपके महासागर से लगती हो, न उनकी सीमा किसी सागर के साथ लगती हो, न ही किसी उनकी सगा किसी जो उनकी सीमा है न किसी खाड़ी से लगते हो। तो यदि कोई भी देश है, उस देश की सीमा इन तीनों चीजों से, यानी आप लोगों को याद रखना है, न तो किसी खाड़ी से, न किसी सागर से, और न ही किसी महासागर से लगती है, तो वो राष्ट्र पूरी तरीके से लैंडलॉक यहाँ पर माना जा सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है, एक तो बोलीविया, कौन सा? बोलीविया। और एक आप लोगों का पेराग्वे, कौन सा? पराग्वे। पराग्वे। ये दोनों आप सभी जानते हैं कि इन दोनों की सीमा, ये जो दोनों आपके दक्षिण अमेरिका के पूरी तरीके से लैंडलॉक हम लोगों को यहाँ पर देश देखने को मिलेंगे। चलिएगा, देखो, ये क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भारत सरकार ने इंद्रधनुष के फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो आप सभी जानते हैं, सार्वजनिक बैंकों के विकास के लिए। कौन से? सार्वजनिक बैंक में नेगेटिव ग्रोथ रेट आ रही थी, तो सार्वजनिक बैंकों के यहाँ पर विकास के लिए यहाँ पर आप सभी जानेंगे इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? नो डाउट आप सभी जानते हैं कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष यहाँ पर कर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आधी क्लास को हम लोग यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे द्वारा जो क्लासें आप लोगों को पढ़ाई गई है, जीएस 1 से लगाकर जीएस 8 तक आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, और रिवीजन के तौर पर आप सभी ने बिल्कुल इन सवालों का राइट आंसर भी दिया होगा। आधी क्लास को हम पूरी कर चुके हैं। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? भारत का केंद्रीय या आपका औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, ये हम लोगों को लखनऊ में, कहां पर देखने को मिलेगा? लखनऊ में देखने को मिलेगा। वहीं पर आप लोगों का दाल अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? तो आप सभी जानेंगे, आपके हैदराबाद में हमें देखने को मिलेगा। आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा? आप सभी जानते हैं, करना यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आपके करनाल हरियाणा। कहां पर? आपके करनाल हरियाणा में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वहीं पर आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, कौन सा? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र। तो ये आप लोगों का गांधीनगर। कहां पर? गांधीनगर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पर पेट्रोलियम अनुसंधान, कौन सा? पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र। तो ये हम लोगों को देहरादून में यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोगों से सवाल पूछा है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्री जो करण देखने को मिला के घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, उर्जित पटेल। कौन थे उस समय? उर्जित पटेल साहब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारत में हमें 3 बार विमुद्रित ये जो करण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एक तो 1946 में, एक 1978 में, और इसके बाद हमें 2016 में देखने को मिली। आपसे पूछेगा कि 1978 में जो हमें देखने को यह घटना हुई थी, उस समय गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो आईजी पटेल। कौन देखने को मिले? आईजी पटेल साहब यहाँ पर देखने को मिले। आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन देके रखा है, निम्नलिखित में कौन भारत के केंद्र राज्य के संबंधों में से नहीं है? हालांकि मैंने जब 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए थे, मैंने ये बताया था कौन कौन से यहाँ पर नहीं है। तो 3 हमें देखने को मिले थे। हमारा पुंछी आयोग, कौन सा आयोग? हमें पुंछी आयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें राजमन्नार आयोग, कौन सा? राजमन्नार आयोग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंद्र कुमार गुप्ता समिति हमें देखने को मिली। ये भी केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का सहकारिता आयोग, कौन सा? सहकारिता
सहकारिता आयोग, ये भी हमें केंद्र राज्य संबंध से देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। पुंछी आयोग, राजमन्ना आयोग, इंद्र कुमार गुजराल या इंद्र कुमार गुप्ता, माफी चाहूंगा, या फिर सहकारिता आयोग, ये चारों, ये जो आप लोगों को ये आपके आयोग देखने को मिले, इन सभी का आयोग केंद्र राज्य संबंध से हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, और जो तिरंगा झंडा या आपके स्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत से भारत को लाया था, तो यहाँ पर इंद्रलाल याग्लिक याग्लिक लेकर आए थे। आप लोगों को याद होना चाहिए, याग्लिक, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, उनका सरनेम हुआ करता था, उनका नाम शायद यहाँ पर इंद्रलाल था। और आप सभी जानते हैं मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में 1907 में भारतीय ध्वज को यहाँ पर फहराया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देख के रखा है कि मुखर्ती सीकर किस राज्य में है। वर्तमान में जो हम लोगों को मुखर्ती सीकर देख रखा है, ये मुखर्ती सीकर किस राज्य में हमें देखने को मिलता है, तो आप सभी जानेंगे ये जो हमें देखने को मिला आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें तमिलनाडु में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि तमिलनाडु के साथ में हम लोगों को यहाँ पर आपके अनाई मोदी की, कौन सी, ये आपके अनाई मोदी की यहाँ पर चोटी देखने को मिलेगी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। दक्षिण भारत की आपकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। एक आपकी टोडा, कौन सी, टोडा बेटा, तो ये जो टोडा बेटा है, ये आप सभी जानते हैं, ये सेकंड यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हम लोगों को देखने को मिलेगी दक्षिण भारत में। ये या आपके अनाई मोडी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट। दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी इसे कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर एक कलसुबाई की चोटी, कौन सी बाई, कलसुबाई, तो ये कलसुबाई की चोटी कहाँ पर याद होना चाहिएगा, तो ये आपको आपके महाराष्ट्र में, कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपकी महाराष्ट्र में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लोकरंग उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि लोकरंग उत्सव हमारे मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो लोकरंग उत्सव है, यहाँ पर आदिवासी लोगों के द्वारा अपनी परंपराओं को दर्शाया जाता है। आदिवासी लोगों के द्वारा अपनी परंपराओं को यहाँ पर दर्शाया जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वेदों का जो इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हैं जो वेदांग का एक भाग देखने को मिलेगा जिसका नाम है व्याकरण। कौन सा देखने को मिलेगा, व्याकरण। ठीक है, कल्प हमें कल्प शिक्षा के बाद हम लोगों को यहाँ पर छंद के बाद यहाँ पर निरुक्त, कौन सा, निरुक्त, और यहाँ पर ज्योतिष, कौन दोस्तों, ज्योतिष, और ज्योतिष के बाद यहाँ पर व्याकरण। यह हमें यहाँ पर 6 वेदांग हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वेदांग की संख्या कितनी है, 6, और यही देखने को मिलेगा। हम लोगों से जो सवाल पूछा था कि वेदों का इनमें से कौन सा अंक जटिल शब्दों के अर्थ व्याख्या को जो प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर यह व्याकरण करता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, हसदेव और जोग नदियों का भारत में कौन से राज्यों में स्थित है। देखिएगा जब ये हसदेव, कौन सी, हमें हसदेव और जब हमें ये जोग नदियां देखने को मिलती हैं, दोनों सरिताओं के मिलने से आप सभी जानते हैं कि महानदी का निर्माण होता हुआ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ में हम लोगों को देखने को मिलती है। देखिएगा फिर इसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि लुड्डी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो लुड्डी है ये हमें पंजाब का, कहाँ का, पंजाब का ये लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या है कि मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी यहाँ पे पुरस्कार किस क्षेत्र में आपकी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है ये 1983 से, किससे, 1983 से प्रारंभ हुआ, और आपके साहित्य के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके सामने एस के यहाँ पे रंगराज राव साहब को सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये साहित्य के क्षेत्र में पहली बात तो दिया जाता है,
कब से इसकी शुरुआत होती है? 1983 से इस पुरस्कार की हम लोगों को यहाँ पर स्थापना होती हुई देखने को मिलती है। चलिएगा दोस्तों, कुछ ही सवाल बचे हैं हमारे, 60 सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जो आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके इनमें से 2024 में कला क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोग जानते हैं कि 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। आप लोगों को जानते हैं कि यहाँ पर एक सुब्रमण्यम साहब, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। वैजयंती माला जो है, इन्हें आप सभी जानते हैं कि आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद चिरंजीवी साहब, इन्हें भी आर्ट के ही क्षेत्र में दिया गया है। फिर इसके बाद में वैजयंती माला, चिरंजीवी के बाद विद्येश्वर यहाँ पर पाठक, इन्हें सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में वेंकैया नायडू, कौन दोस्तों? वेंकैया नायडू जो है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वेंकैया नायडू साहब को यहाँ पर आपके सार्वजनिक क्षेत्र में यह दिया गया है। तो ये सुब्रमण्यम साहब को भी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद में ये वैजयंती माला और चिरंजीवी साहब को आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। यानी 2024 में 3 व्यक्तियों को आर्ट के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 61 था। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत के धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची का दर्जा प्रदान किया गया। तो आप सभी जानते हैं उनका नाम था एलिफेंटा गुफा। कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं हमें यहाँ पर जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, इन्हीं को ही 1987 में यहाँ पर दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन 62 था। नेक्स्ट है जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या हम लोगों को यहाँ पर जो नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा, या आपके उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? तो आपके उड़ीसा के 2 क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोगों का कोरापुट हो गया और एक कालाहांडी। कौन सा हो गया? कालाहांडी हो गया। ये जो हमें दोनों ही है, ये दोनों हमें आपके बॉक्साइट, किसके लिए? बॉक्साइट के यहाँ पर भंडार देखने को मिलेंगे। और जब हम लोग झारखंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब झारखंड की बात करेंगे तो हमें पलामू, कौन सा? पलामू, और पलामू के बाद एक लोहरदंगा। कौन सा? लोहरदंगा। ये जो दोनों क्षेत्र है, ये हमें आपके यहाँ पर झारखंड में देखने को मिलेंगे। ये भी दोनों बेसिकली आपके बॉक्साइट के लिए उत्पादित है। कौन के लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए अपने आप में फेमस है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय सम्मेलन में समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर एच.ए. साहब माने जाते हैं, चेयरमैन साहब यहाँ पर माने जाते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसके बाद जब पहला परमाणु यहाँ पर आपके ऊर्जा आयोग जब बना था, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, कौन? होमी जहांगीर बाबा यहाँ पर भाभा, जो यहाँ पर जिनकी नियुक्ति होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। और जो सेकंड आपके चेयरमैन थी, इनका नाम था विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई हम लोगों को यहाँ पर सेकंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 65 वाला जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर यहाँ पर रखा गया? तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 में हमें जो लैंडर देखने को मिलेगा और जो रोवर देखने को मिलेगा, जो रोवर और जो लैंडर देखने को मिलेगा, लैंडर का क्या नाम रखा गया था? तो आप सभी जानते हैं जो लैंडर का नाम रखा गया था वो था यहाँ पर दोस्तों विक्रम। क्या नाम रखा गया था? विक्रम। और जो लैंडर का नाम था, इसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? यहाँ पे प्रज्ञान देखने को मिलेगा। तो जो विक्रम था, ये विक्रम साराभाई के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे 66 पर, और हमें जो देखने को मिलेगा 66 में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है। इसे
जो इसका COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, याद रखना है ग्लासगो। कहाँ पर, ग्लासगो में इसका आयोजन हमें देखने को मिलता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के यानी इसके ये किस खिलाड़ी के द्वारा जो लिखी जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि यह युवराज सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों सवाल पूछेगा कि प्लेइंग इज माई वे, प्लेइंग इज माई वे, प्लेइंग इज में माई वे ये किसकी है, तो ये सचिन तेंदुलकर साहब की पुस्तक हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर आप लोगों से यहाँ पर जो पूछेगा, आप लोगों से देखिएगा, आप लोगों से यहाँ पे सवाल ये पूछेगा कि बिलीव, कौन सा बिलीव, ये पुस्तक किसकी है, तो यह सुरेश रैना नामक खिलाड़ी की देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद आप लोग द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी पुस्तक देखने को मिलेगी, तो हमें वीएस लक्ष्मण साहब की, वीएस लक्ष्मण जो खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी देखने को मिले, इनकी पुस्तक हम लोगों को देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को रिवीजन के बेसिस पे हम लोगों ने दिया था 68 वाला जो प्रश्न था, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से यह जनजाति हम लोगों को देखने को मिलती है। और यहीं पर इसी ये जो आपका अफ्रीका हमें देश देखने को मिलेगा, इसी अफ्रीका में हमें यहाँ पर आप लोगों की जो कालाहरी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं जो कालाहरी का मरुस्थल हम लोगों को देखने को मिलेगा वो आपके बोत्सवाना नामक देश जो देश में देखने को मिलेगा। उसी कालाहरी जो डेजर्ट में, मरुस्थल में हम लोगों को एक बुशमैन जनजाति देखने को मिले। कौन सी, उसमें हमें एक बुशमैन जनजाति, कौन सी जनजाति, एक बुशमैन जनजाति हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपका यहाँ पर कांगो देश है, कौन सा देश देखने को मिलेगा, कांगो। इसी कांगो देश में हमें एक पिग्मी जनजाति, कहाँ पर, पिग्मी जनजाति हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए वैसा ज्योग्राफी में ऐसा माना जाता है कि जो मानव जाति की उत्पत्ति हमें देखने को मिली, यानी हमें ह्यूमंस की, हमें होमो जो सेपियंस की जो हम लोगों को उत्पत्ति देखने को मिलती है, ये इसी कांगो रिवर के तट पर हमें देखने को मिलती है। यानी अफ्रीका के कांगो नामक ये जो देश है, इसमें जो कांगो रिवर बहती है, इसी के तट पर माना जाता है कि यहीं पर मानव जाति का विकास हुआ था। चलिएगा, इसी के साथ देखने को मिलेगा कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को, छात्र संघों को भारत लाने का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चलाया गया था। आप सभी जानते हैं कि एक आपका एडवर्टाइज वायरल हुआ था कि पापा मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, वही वाला ऑपरेशन गंगा यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। चलिएगा, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने केस या आपके ऑपरेशन के तहत पिछले वर्ष यानी 2018 से लगाकर 2024 में या आपके स्टेशन और ट्रेनों में जोखिम पड़े 84,119 बच्चों को बचाया गया था। तो मिशन नन्हे फरिश्ते इस मिशन का नाम रखा गया था। मिशन ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के माध्यम से 2018 से लगाकर 2024 तक 84,119 बच्चों को बचाया गया है। चलिएगा, क्या बात है, बेहद अच्छी बात देखने को मिली। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर उत्सव हमें मोनपा जनजाति, ठीक है, मोनपा ये जो त्योहार है, ये मोनपा जनजाति के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर होगा रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, आप सभी जानते हैं ये मुंबई ने अपने नाम किया है। किसने, मुंबई में ने अपने नाम किया है और सर्वाधिक बार मुंबई ही रणजी ट्रॉफी की विजेता बनी है। और आप सभी को ये जवाब देना है कि यानी मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पहली बार कब जीती थी, हमारे मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पहली बार कब जीती थी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों से सवाल पूछा है कि
आप लोगों से सवाल पूछा गया है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में कौन से दो तीन देश शीर्ष से हम लोगों को क्रम से देखने को मिलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यूएसए हम लोगों को देखने को मिला, फिर इसके बाद हमें चीन देखने को मिलता है, और इसके साथ हम लोगों को जापान यहाँ पर देखने को मिलता है। यूएसए के द्वारा 126, चीन 91 और जापान टोटल 145 मेडल अपने नाम करता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव भगवान मुर्गा को समर्पित है। तो आप सभी जानते हैं ये त्योहार देखने को मिलेगा, इसका नाम है थाई पूसम। कौन सा देखने को मिलेगा? थाई पूसम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को याद होना चाहिए विनय और सुप्त पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो विनय और सुप्त पिटक का संकलन हमें बौद्ध धर्म की या फिर स्टोरियों का संकलन देखने को मिलता है। तो हमें बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के प्रमुख पिटक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक आप लोगों का हमें सुप्त पिटक, कौन सा पिटक? सुप्त पिटक यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुप्त पिटक के बाद हमें यहाँ पर विनय पिटक, कौन सा पिटक? विनय पिटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और एक आपका अभिधम्म पिटक, कौन सा? अभिधम्म, अरे एक मिनट रुकिएगा। हमें बौद्ध धर्म के अंदर तीन प्रकार के प्रमुख पीटर देखने को मिलते हैं। एक आपका सुत पीटक, कौन सा? सुत पीटक हमें देखने को मिलेगा। एक हमें आप लोगों का विनय पीटक, कौन सा? बौद्ध धर्म में विनय पीटक देखने को मिलेगा, जिसकी रचना यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद हम लोगों को अभिधम्म पीटक, कहाँ पर? अभिधम्म पीटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका भी धम्म जो पीटक हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसकी रचना आपके उपाली के द्वारा, किनके द्वारा? उपाली के द्वारा, माफी चाहूंगा। सुत पीटक की रचना आनंद के द्वारा की गई है। और आपके विनय पीटक की रचना, विनय पिटक की रचना यहाँ पर उपाली के द्वारा की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को तीन प्रकार के या फिर पिटक है, और यही आप लोगों को याद रखना है। तो विनय पिटक और सुप्त पिटक इसकी रचनाओं का शिक्षा संबंधित तो बौद्ध धर्म से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार चलाया था? आप सभी जानते हैं। आप लोगों का अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये अखबार महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा एक फिनिक्स और टॉलस्टॉय आश्रम भी जो दो हमें ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। कौन सा? एक फिनिक्स आश्रम, एक फिनिक्स आश्रम और एक टाल्सराय आश्रम। ये दो आश्रम भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बनाए गए थे। कोई सवाल नंबर 77 हम लोगों को क्या क्या जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय व जाति ना पूछे। यह हमें किस व्यक्ति या किस संत के द्वारा यह बात कही गई थी? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन के संत रामानंद जी के द्वारा, किनके द्वारा? रामानंद जी के द्वारा यहाँ पर यह बात की गई थी। आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या याद जो ये रखना पड़ेगा कि उसी भक्ति आंदोलन के पहले संत कौन माने जाते हैं? तो रामार्जुनाचार्य। कौन माने जाते हैं? रामार्जुनाचार्य, यही इसी भक्ति आंदोलन के पहले संत माने जाते हैं। और जब भक्ति आंदोलन हम सभी जानते हैं केरल में हमें साउथ से देखने को मिला, यानी दक्षिण भारत से जब हमें भारत पहली बार 7वीं शताब्दी से लगाकर जब 9वीं शताब्दी में हम लोगों को भक्ति आंदोलन देखने को मिला था, वही भक्ति आंदोलन के सूत्रपात कौन कहे जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य। कौन कहे जाते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर कहे जाते। तो ये सूत्रपात के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। भक्ति मूवमेंट जो चलाए, जो भक्ति जो था, ये जो हमने आप लोगों को ये कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की धर्म या संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कहा था रामानंद जी के द्वारा। और भक्ति आंदोलन के जो पहले संत कहे जाते वो रामार्जुनाचार्य कहे जाते हैं। भारत के क्वेश्चन नंबर 78, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया? तो सौराष्ट्र स्टेडियम। कौन सा? सौराष्ट्र स्टेडियम
डीएम यहाँ पर किया गया। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार रूफ टॉप और क्षमता वाला या आपका अग्रणी राज्य कौन सा बन गया। यानी जब हम जो जो सोलर प्लेट है जो हम लोग हमारे छतों पे लगाते हैं, उन छतों पे जो जो आपके लगाने की श्रेणी में भारत का पहला राज्य, सबसे पहले भारत का सबसे आपका अग्रणी राज्य यहाँ पर कौन जो आपका बना है। तो आप सभी जानते हैं कि रूफ टॉप ऑफ सौर क्षमता के अनुसार गुजरात राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन सवाल पूछेगा कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा यहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो फिर जवाब होगा कि राजस्थान में यहाँ पर की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से सवाल पूछा था, कौन सी प्राकृतिक सीमा भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आप सभी जानते हैं कि वह करेगा पाक जल डमरू। कौन करेगा? पाक जल डमरू के द्वारा यहाँ पर की जाती है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमें पाक जल डमरू यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ये भी याद कर लेना कि भारत का द्वीप है जिसका नाम है धनुषकोटी। कौन सा द्वीप है? धनुषकोटी। और श्रीलंका का एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर तलाई मन्नार। कौन सा मन्नार? तलाई मन्नार। भारत का द्वीप धनुषकोटी और श्रीलंका का द्वीप जो तलाई मन्नार है, इनके बीच में एक ब्रिज आप सभी जानते हैं जोड़ेगा, जिसे हम लोगों ने राम सेतु नाम दिया है। क्या नाम दिया है? तो राम सेतु। तो जो भगवान राम के द्वारा एक ब्रिज बनाया जाता है रामायण काल में, जिसका नाम है, ये दो द्वीपों को आपस में जोड़ता है। एक तो आप लोगों का हो गया धनुषकोटी और एक आप लोगों का हो गया तलाई मन्नार। ये तलाई मन्नार ये श्रीलंका का द्वीप है, और ये जो धनुषकोटी है, ये धनुषकोटी ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का द्वीप हम लोगों को देखने को मिलता है। हाल ही में एक द्वीप हमें देखने को मिला जिसका नाम है आप लोगों का ये दीपू द्वीप। ये जो द्वीप है जिसका नाम कच्चा तीवू द्वीप हमें देखने को मिलेगा। ये जो है ये 1921 में भारत के पास में आया था। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय में श्रीलंका की भी एक महिला प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। तो देखो, ऐसा उस समय के न्यूज़पेपरों में ऐसा कहा जाता है। मेरे अनुसार तो नहीं, मेरे अनुसार पूर्ण इस बात की गारंटी नहीं ली जाती। तो उस समय के जो न्यूज़पेपर का प्रकाशन हुआ था, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये जो द्वीप है, ये फिर जो उन दोनों की दोस्ती के कारण हमारी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे 1974 में श्रीलंका को पूर्णतः सौंप दिया जाता है। ठीक है, पहले ये भारत का ही हुआ करता था, फिर हमने मित्रता के कारण जो इसे श्रीलंका को सौंप दिया। आप सभी जानते हैं एक हमें कोको द्वीप देखने को मिलेगा, और उसी कोको द्वीप जो द्वीप था जो हमें बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला, वो कोको द्वीप हमारा ही था। लेकिन हमारे भारत के उस समय के जो पीएम हुआ करते थे स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू साहब जी, उनके द्वारा 1964 में उसे म्यांमार को दे दिया गया। लेकिन याद करिएगा वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो ये एक प्रसिद्ध थे, आप लोगों को याद होना चाहिए। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कहे जाते हैं, और इन्हें आधुनिक भारत का चित्रकार कहा जाता है। आधुनिक भारत में सॉरी, जो इन्हें भारत में आधुनिक चित्रकारिता का जनक कहा जाता है। मैं सही कर दूंगा कि इन्हें आधुनिक चित्रकारिता का जनक कहा जाता है। आधुनिक चित्रकारिता का इन्हें भारत में क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आप लोगों को नाम याद रखना है इनका कि इन्हें भारत में आधुनिक चित्रकारिता का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा माता सरस्वती का चित्र यहाँ पर बनाया जाता है। जो बनाया गया वो अपने आप में बेहद ही फेमस है। और एम एच हुसैन साहब जो है, मखदूम फिदा हुसैन साहब, इन्हें भारत का पास्लो पिकासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकारिता में भारत का पास्लो पिकासो इन्हें कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जिनके द्वारा जितनी भी पेंटिंग बनाई गई सभी विवादास्पद हम लोगों को देखने को मिली। जैसा कि इन्होंने एक जो चित्र बनाया गया था भारत माता का, इनके द्वारा भारत माता का एक चित्र बनाया गया, ये भी विवादित हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये में जो हुसैन साहब ने बनाया था।
हम लोगों से पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था, तो हम लोगों ने कृषि को बढ़ावा दिया था, किसमें, कृषि को। और आप सभी जानते हैं कि 12 ये 5 ईयर प्लान हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये 5 ईयर प्लान क्या सभी को याद है? याद नहीं हो तो आप मेरे साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लगाकर तो 1956 तक हमें देखने को मिलता है। सेकेंड वाला 1956 से लगाकर तो 1961 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद 1961 से लगाकर तो 1966 तक देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें 3 वर्षों का यहाँ पर गैप देखने को मिला। इसके बाद में 1969 से लगाकर तो 1974 तक। फिर इसके बाद 1974 से लगाकर तो 1978 तक हम लोगों को देखने को मिला। तो ये 5 हमें पंचवर्षीय योजना देखने को मिली। लेकिन ये जो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना देखने को मिलती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं बल्कि हमें 4 वर्ष का देखने को मिला। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर रोलिंग प्लान देखने को मिले। इसी 2 वर्षों के बाद में हमें रोलिंग यहाँ पर प्लान देखने को मिले, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर फिर आपके 1900 ये आपके 80 से लगाकर आपके 85 तक हमें छठी यहाँ पर आपकी पंचवर्षीय योजना देखने को मिली। फिर आपके 1985 से लगाकर 90 तक हमें आपकी 5 ईयर प्लान जो 7वां देखने को मिला। फिर इसके बाद में आपका 1990 से लगाकर 92 तक फिर 2 वर्षों का अवकाश हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में फिर आपके 1992 से लगाकर तो आपके 97 तक हम लोगों को यहाँ तक 5, 6, 7 और हमें आपकी 8वीं 5 ईयर प्लान देखने को मिला। फिर इसके बाद 1977 से लगाकर तो 2002 तक हमें एक प्लान देखने को मिला। फिर 2002 से हमारी पंचवर्षीय योजना का समयकाल 2007 तक देखने को मिला। और फिर 2007 से लगाकर तो 2012 तक। और फिर 2012 से लगाकर तो 2017 तक हमें 12 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3 तो ये रही, 3 तो 5, 5 के बाद ये 6 हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वारली लोक चित्रकला किस राज्य का एक रूप है, तो हमें ये महाराष्ट्र का एक रूप देखने को मिलेगा। कौन से राज्य का? महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये आपके 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता किस शहर में यहाँ पर हस्ताक्षर हमें देखने को मिले, तो आप लोगों को याद होना चाहिए हस्ताक्षर हुए थे कराची। कहाँ पर देखने को मिले थे? कराची में देखने को मिले। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिएगा, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ में यहाँ पर आयूब खान, कौन से? पाकिस्तान के पीएम आयूब खान के बीच में ये समझौता हमें 1960 में देखने को मिलता है। और इसके बाद में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ये किस शहर में हुआ था, तो कराची शहर में ये हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। चलिएगा, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 86 हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमें जो 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 देखने को मिलेगा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि केंद्र है। तो ये भारत के हम लोगों को यहाँ पर इस्पात या आपके इस्पात हम लोगों को केंद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें इस्पात केंद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए हमारे पास में आप लोगों का भिलाई इस्पात केंद्र है जो हमने रूस की सहायता से बनाया। कौन से देश की सहायता से? रूस देश की सहायता से बनाया। फिर इसके बाद में हम लोगों को यहीं पर हम लोगों को भिलाई के बाद आप लोगों का यहाँ पर राउरकेला, कौन सा? राउरकेला देखने को मिला। ये हम लोगों ने जर्मनी की सहायता से बनाया। फिर इसके बाद में आप लोगों का दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर आप लोगों का स्पीच जो हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ये हम लोगों ने ब्रिटेन की सहायता से बनाया। फिर इसके साथ में बोकारो, कौन सा? यही बोकारो जो है ये भी हम लोगों ने रूस की सहायता से बनवाया, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, 87 किस आपके अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पास व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कम कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल क्रमांक भारत के राष्ट्रपति 72 के तहत ऐसा कर सकते हैं। और वहीं पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टेट यानी जो राज्यपाल होगा वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान यहाँ पर कर सकते हैं।
भारत में सबसे पुराने गोल्फ क्लब का नाम यहाँ पर क्या रख दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं 1829 में इसकी स्थापना हम लोगों को यहीं पर देखने मिली। 88 का ये सवाल बिल्कुल राइट होगा। तामझील किस राज्य में है? तो ये हमें मिजोरम, कहाँ पर? मिजोरम में हमें ये तामझील यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन ये संशोधन में गोवा को पूर्ण राज्य का दिया, ये जो दर्जा दिया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया। तो 90 का ये आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो क्या प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा, 30वीं सुल्तान या याब के जलन शाह ट्रॉफी 2024 में किस देश के द्वारा जीती गई है? तो आप सभी जानते हैं भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि भारत बिजी था जो अपने ओलंपिक खेलों की यहाँ पे तैयारी में। तो ये जो जीता है ये जापान के द्वारा जीता गया है। जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से यहाँ पर हराया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री आपकी उज्ज्वला योजना का शुभारंभ तो 1 मई 2016 कब किया गया? 1 मई 2016 को यहाँ पर किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के लिए रूप में निर्दिष्ट करता है? तो ये आर्टिकल क्रमांक आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 343 यहाँ पर करता है। फिर इसके साथ G20 2024 की अध्यक्षता निम्नलिखित में किस देश के द्वारा की जा रही है? अभी बात की जा रही है 2024 की। तो ये 2024 में कौन कर रहा है? 2024 में यहाँ पर ब्राजील के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? ब्राजील के द्वारा। 2023 में हमारे प्यारे भारत के द्वारा, और 2022 में ये किसके द्वारा? ये आपके इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। और ये 20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 में G20 की स्थापना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसने दीवाने अमीर कोठी की स्थापना किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, किसके द्वारा? एक शासक देखने को मिला, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह स्थापना, इसकी ये दीवाने अमीर कोठी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोगों के द्वारा देखने को मिली। और एक कौन से विभाग संबंधित था? यह मुख्यतः एक कृषि विभाग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देख चुके हैं। अब बारी है इसी क्लास के रिवीजन क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल शेष यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। और अगला जो प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि नौहर सिंचाई परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगी? तो ये नौहर सिंचाई परियोजना आप सभी जानते हैं, ये हमें राजस्थान में, कहां पर देखने को मिलेगी? राजस्थान में। और राजस्थान का एक हनुमानगढ़ हमें एक जिला देखने को मिला है, और वहां पर हमें आपके नौहर सिंचाई परियोजना मुख्यतः देखने को मिलती है, हाल ही में वहां पर बनाई गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 क्या देखने को मिला? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये कब शुरू किए गए थे? तो यह खादी और ग्रामोद्योग, किसके द्वारा? खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा ये जो इनकी स्थापना की जाती है। और 1995 में इनकी स्थापना की गई थी। आई थिंक मैं राइट हूँ, हाँ सही है। इनके 1995 में इनकी स्थापना, इस ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और वहीं पर आप सभी जानते हैं जो हमारी मनरेगा स्कीम आई थी 2005 में, वो संसद से पारित हुआ था। 2006 में उसको लागू कर दिया, उसका नाम नरेगा था। और 2009 में उसका नाम क्या कर दिया जाता है? मनरेगा यहाँ पर कर दिया जाता है। और ये जो मनरेगा योजना थी, इसका प्रस्ताव भारत में कौन से प्रधानमंत्री लेकर आए थे? तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इसको लेकर आए थे। लेकिन इस समय जो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो साहब थे, इस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय काल में यह 2006 में पूरी तरह 6 में जो पूरे भारत वर्ष में यह लागू होती है। तो इस मनरेगा योजना के तहत आप सभी जानते हैं 100 दिन का अवकाश, यहाँ पर रोजगार यहाँ पर दिया जाता है हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? आकाश गंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसे निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहारिका यहाँ पर कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है?
तो हम लोगों ने जो आपको पहले वाली क्लास में था जीएस सेट हम लोगों ने 7 को पढ़ा था, तो उसमें भारतीय जो ध्वज है वो वहां का भाग देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको वहां पर बताया था। तो ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि यहाँ पर पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, जो पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, आप सभी जानते हैं भारतीय जो प्रेम्बल ऑफ इंडिया है, भारत की जो प्रस्तावना हम लोगों को देखने को मिली, इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में एक व्यक्ति है जिनका नाम था पालकी वाला साहब। तो पालकी जो वाला साहब है, पालकी वाला साहब ने भारतीय जो प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय कहा, संविधान का परिचय यहाँ पर कहा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और संविधान का यहाँ पर जो जो परिचय यहाँ पर कहा जाता है, पालकी वाला साहब ने भारतीय प्रस्तावना को यहाँ पर कहा, आप लोगों को याद होना चाहिए। और पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा इसे संविधान की आत्मा यहाँ पर कहा गया। और इसी क्लास का अंतिम प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 100 है, हेनसांग ने किस पल्लव शासक के समय काल में कांचीपुरम की यहाँ पर यात्रा की थी? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं हमारे जीएस 9 के साथ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बेहद और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप सभी का अच्छे तरीके से इस क्लास में रिवीजन भी हुआ होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।